मुंबई शहर में रहने वाली रीता अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रही थी। हेलो रीता बेटी, बधाई हो। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारी कॉलेज की तरफ से तुम्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है, और वो भी मुंबई में। हाँ मम्मी, आप बस सारे पंच पकवान रेडी करो, क्योंकि आपकी बेटी वापस मुंबई आ रही है। हाँ बेटा, सो तो है, लेकिन तुझे याद है ना कि जब तू यहाँ आएगी तब मैं तेरी शादी कराने वाली हूँ। हमने तो तेरे लिए लड़का भी ढूंढ के रखा है। हाँ मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ससुराल चाहिए जो मुझे जॉब करने दे, और बाकी लड़का तो आप अच्छा ही ढूंढ लोगे। बचपन से लेकर आज तक मुझे आपके और पापा की चॉइस पर कोई शक नहीं है। हाँ बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, तेरा ससुराल तो बहुत ही प्यारा है। उन्हें तेरी जॉब शॉप से कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में उसकी शादी विवेक से हो जाती है। आओ बहू, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। अरे वाह, इन लोगों ने तो कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, और साथ ही घर भी काफी रॉयल लग रहा है। लगता है मेरी शादी किसी एजुकेटेड और हाई क्लास वाली फैमिली में हुई है। लेकिन रीता जैसा सोच रही होती वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक दिन रीता की सहेलियां उसके घर आती है। हेलो रीता की मदर इन लॉ, कैसी हो आप? क्या कहा बहू इसने? मदर? नहीं, गदर कहा होगा। हाँ हाँ, गदर इज माय फेवरेट फिल्म। मैं एकदम नाइफ हूँ, मेरा मतलब फाइन हूँ। तुम लोग हाउ आर मी से करो। ओ माय गॉड, यार रीता, तेरी सास तो एकदम अनपढ़ है। इनकी टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। व्हाट सेइंग ये लोग बहू? माई सेल्फ अनपढ़? हाउ बहू? माँ सेल्फ जानकी। बाय इज दिस सहेलिया क्राइंग? मेरा मतलब हंसोइंग। ओह नो, हंस के तो मेरा पेट ही फटने वाला है यार। जानकी आंटी, यू आर टू फनी। रीता की सारी सहेलियां जानकी पर खूब हंसती है और उनका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद मुझे तो ये पता था कि आप लोग एक अच्छे खानदान से हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप लोग अनपढ़ और गंवार हो। माँ जी, आप महंगे ब्रांड्स की साड़ियाँ पहनती हैं, इंग्लिश ब्रांड्स के परफ्यूम लगाती है, लेकिन आपको तो ढंग की इंग्लिश भी बोलने नहीं आती। लेकिन बहू, तुझे तो ये पहले से पता होना चाहिए था ना कि मैं, तेरे बाऊजी, तेरी ननद और तेरा पति, हमारा पूरा का पूरा खानदान अनपढ़ है। ये बात आप कितने आराम से कह रही हो। क्या आपको इस बात का कोई पछतावा नहीं? अरे, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल हो, लेकिन जब आप मुंह खोलती हो तब आपकी सारी पर्सनैलिटी की ऐसी की तैसी हो जाती है। अनपढ़ रहने की जगह पढ़ लिख कर आप भी एजुकेटेड हो सकती हो माँ जी। अरे रहने दे बहू, अब उम्र निकल चुकी है, और ये तो बस तेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत का भाजी पाला हुआ है। लेकिन बाकी लोगों के सामने तो मैं अंग्रेजी झाड़ती ही नहीं, बस हाय हेलो थैंक यू उतना ही वास्ता रखती हूँ। लेकिन कब तक माँ जी? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी बाकी औरतों की तरह इंग्लिश बोलना आना चाहिए? मेरी इज्जत की धजिया हुई इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही, बल्कि ये सब तो मैं आपके भलाई के लिए ही कह रही हूँ, ताकि कोई आपका मजाक ना उड़ाए। रीता जानकी को खूब समझाती है, लेकिन जानकी कुछ समझती ही नहीं। फिर रीता अपनी मम्मी से फोन पर बात करती है। मम्मी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि मेरे ससुराल वाले अनपढ़ है? लेकिन बेटा, वो लोग अनपढ़ हुए तो क्या हुआ, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? उनका इतना बड़ा बिजनेस है, खेती बाड़ी है, वो लोग तो बहुत अमीर है। क्या मम्मी, आप भी जाने दो,
इस बारे में किसी से बात करना ही गुनाह है। रीता बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। होती भी क्यों ना, उसे जैसा ससुराल चाहिए था सब कुछ उसके उल्टा ही था। रीता ने अपना पीसी, जेरोक्स मशीन और लैपटॉप सब कुछ ससुराल में लाया होता है। एक दिन उसे जॉब पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी वो अपनी ननंद प्रिया से कहती है, प्रिया, कैन यू हेल्प मी? क्या कहा रीता भाभी? कौन सा लेप? मुझे कोई लेप वेप बनाने नहीं आता। ओफो, लेप नहीं, हेल्प। हेल्प यानी मदद। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अच्छा, तो ये कह रही हो आप। सॉरी, कहिए ना, कैसी हेल्प चाहिए आपको? मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है। क्या तुम प्लीज रोटियां बना दोगी? आज पूरा स्टाफ भी छुट्टी पर है, वरना मैं उन्हें ही कह देती। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर दूंगी, आप जाइए। थैंक यू प्रिया। थैंक यू भाभी। ओ गॉड प्रिया, जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपको बदले में वेलकम कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, वेलकम भाभी। ना जाने किस अनपढ़ चिड़ियाघर में फंस गई हूं मैं। प्रिया जब रोटियां बनाने जाती है तभी उसकी नजर रीता की जेरोक्स मशीन पर जाती है। ये तो भाभी की मशीन है। इसमें जब भाभी एक पन्ना डालती है तो उसकी शक्ल वाले कई सारे हम शक्ल पन्ने बाहर आते हैं। अगर मैंने ठीक वैसे ही रोटी डाली तो कई सारी रोटियां निकलेगी। चलो यही करती हूँ। फिर प्रिया एक रोटी बनाकर उस जेरोक्स मशीन में डाल देती है और वो कई सारे बटन्स दबा देती है, जिस वजह से वो मशीन खराब हो जाती है। शाम को ये बात रीता को पता चलती है। ओह नो प्रिया, तुमने ये क्या कर दिया यार, अब मैं क्या करूंगी? अरे तुम्हें इतना सा भी नॉलेज नहीं है कि ये जेरोक्स मशीन सिर्फ पेपर को ही प्रिंट कर सकती है, रोटियों को नहीं। सॉरी भाभी, कहाँ मिलता है ये नॉलेज? बताइए जरा, मैं उसे अभी खरीद कर लाती हूँ, फिर आइंदा से कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। अरे मेरी माँ, तुम तो रहने दो। काश तुम भी पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें मशीन के बारे में भी पता होता। तुम्हारे पास तो अब भी वक्त है, तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए प्रिया। सिर्फ अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता। अब कहाँ भाभी, अब तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। कुछ दिनों बाद रीता का जन्मदिन होता है। आज रीता जी का हैप्पी बर्थडे है। उनके लिए मैंने केक बनाया है। अरे वाह विवेक बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भैया, ये केक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो आज रात तक ऑफिस में ही रहेगी, इसीलिए मैं उन्हें ऑफिस में जाकर ही सरप्राइज दूंगा। उनका नाम लिख लेता हूँ, रीता। अनपढ़ विवेक रीता की जगह रायता लिख देता है और वही केक लेकर वो रीता के ऑफिस चला जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रीता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय लाइफ लाइट। रीता जी, आई लव यू सो मच। विवेक की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर और केक पे लिखी रीता की गलत स्पेलिंग देखकर ऑफिस के सभी लोग पेट दबा दबा कर हंसने लगते हैं और रीता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या यार रीता, हमें तो लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो तुमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही पिक्चर चालू है। बेचारी रीता, इसके पति ने तो इसके बर्थडे पर ही इज्जत का फालूदा बना दिया। रीता गुस्से से लाल हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। माफ कीजिए रीता जी, मेरा इंटरवल, इंटरस्टेशन, इंटरशन, मेरा मतलब हेतु आपको दुखी करने का नहीं था। मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहता था। नहीं चाहिए मुझे कोई सरप्राइज। और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप लोगों को अनपढ़ रहने में बहुत मजा आता है क्या? जब चार लोग आप पर हंसते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता क्या? क्यों रहते हो ऐसे आप? बहू,
वो नहीं माँ जी, आज मुझे कहने दीजिए कि आपको पता है लोग आप लोगों की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास पैसे का पावर है। अगर वो पैसा आपके पास नहीं होता तो अब तक दुनिया भर में आपका मजाक उड़ाया जा चुका होता। कोई आपसे नहीं डरता। भाभी, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना, तो आज के दिन आप गुस्सा मत होइए। मैं गुस्सा अपने बर्थडे के दिन हुए इस ड्रामे की वजह से नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बात से गुस्सा हूँ कि आप लोग अनपढ़ होने को कितनी आम बात समझ रहे हो। पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ आप लोग अमीर हो, लेकिन पढ़ाई से मिला हुआ ज्ञान और अनपढ़ होकर कमाए जाने वाले पैसे में बहुत फर्क होता है। शायद आप सही कह रही हो रीता जी। आपने तो अपने एम्प्लॉयज पर भी आंख बंद करके विश्वास किया है। भगवान न करे कल को अगर किसी ने आपको उल्लू बनाकर आपको धोखा दिया तो आप लोग क्या करोगे? तब आपका पैसा किसी काम नहीं होगा। पैसों से बढ़कर ज्ञान होता है। आप लोग बस दिखावे के लिए अमीर और सेटल्ड हो, लेकिन अंदर से एकदम खोखले हो। रीता की बातें सुनकर जानकी, प्रिया और विवेक की आंखें खुल जाती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हम भी पढ़ेंगे और हमारे पास भी आपकी तरह नॉलेज होगा। हाँ रीता जी, धन्यवाद हमारी आंखें खोलने के लिए। हम तीनों कल से ही स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन बेटा, इस उम्र में पढ़ाई और स्कूल, लोग हंसेंगे मुझ पर। अगर हंसते हैं तो हंसने दो, आप उन पर ध्यान मत दो। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो मैं भी पढ़ूंगी। तय रहा अब। और इस तरह अंत में रीता अपने अनपढ़ ससुराल को आखिरकार पढ़ाई करने के लिए मना ही लेती है, जिसके बाद सभी स्कूल जाकर पढ़ लिख कर होशियार और समझदार बनते हैं। रितिका एक अमीर घर की लड़की होती है, लेकिन उसे गरीब करण से प्यार हो जाता है और वो शादी करके अपने गरीब ससुराल में चली जाती है। अमीर होने के कारण रितिका में बहुत घमंड होता है और इसी घमंड के चलते वो घर में सबको दिन रात बस ताने ही देती रहती। अरे बहू, आ गई तो तेरे लिए चाय बना दो? क्या माँ जी, आप भी? आपको इतना भी नहीं पता? मैं कॉफी पीती हूँ। लेकिन ये सब क्या है माँ जी? इतना सारा खाना? अरे राशन क्या पेड़ पर उगता है क्या? किस खुशी में बन रहा है ये सब? अब आज कौन सा त्योहार है? वो बहू, आज दरअसल मेरा भाई यानी करण और तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, इसीलिए ये सारी तैयारियां चल रही है। ओ गॉड माँ जी, अरे आपका दिमाग क्या खराब हो गया है क्या? आपका भाई कोई नेता या कोई हीरो नहीं है, और वैसे भी वो इस घर को चलाने के लिए कोई पैसे नहीं देता, बस आ जाता है यहाँ पर ठूसने के लिए। वो तो शुक्र है कि मैं इस घर में आ गई, इसीलिए आप लोगों का खर्चा पानी चलता है, वरना करण की सैलरी में तो किसी का पेट भी ना भरे। आपके भाई के लिए इतना सारा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोग खाते वो भी वही खाएगा। इडियट पीपल। लेकिन बहू, बस अब मेरा दिमाग का दही तो आपने कर ही दिया है, अब उसकी कड़ी मत बनाइए। नॉनसेंस। सास कजरी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि रितिका के ताने ही इतने कड़वे होते हैं कि सुनकर सामने वाला चुप ही हो जाए। एक दिन करण रितिका के लिए एक नई साड़ी लाता है। ये क्या बाबा आदम की जमाने की साड़ी लाए हो क्या तुम मेरे लिए? मैं इस साड़ी को कभी नहीं पहनूंगी। इतना बोलकर रितिका उस साड़ी को फेंक देती है। रितिका, ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत प्यार से लाई है तुम्हारे लिए ये साड़ी, और ये साड़ी तुम पर तो बहुत जचेगी। इसका कलर तो देखो, ये कलर तो तुम्हारा फेवरेट है ना? कलर पसंद हुआ तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए उस कलर का कुछ भी ला दोगे क्या? मैं नहीं पहनने वाली ये 2 टके की साड़ी। 200-300 की साड़ी लाकर तुम मुझे खुश नहीं कर सकते करण। मेरी तो जूती भी 200-300 की नहीं है। ले जाओ अपनी ये घटिया सी साड़ी को। करण को रितिका की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपनी गर्दन झुका लेता है।
एक दिन रितिका की ननंद अंजलि देर तक पढ़ रही होती है। अरे ओ महारानी, फालतू में यहाँ की लाइट क्यों चालू रखी है? इसे बंद करो और सो जाओ। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सी आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हो तुम? लेकिन भाभी, कल मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी ही होगी। अरे क्या पढ़ाई करनी होगी? और क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ लिख कर? जब तुम्हें जाना तो किसी के घर ही है। शादी के बाद तो तुम वो टिपिकल बहू बनकर ही रहोगी ना। ओ सॉरी, गरीब बहू बनकर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लाइट्स ऑफ करके सो जा। इस बहाने मेरा थोड़ा बिजली का बिल भी बच जाएगा। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे सच ही तो कह रही हूँ। बेवजह अपने भाई के पैसे बर्बाद कर रही हो तुम अंजलि, और कुछ नहीं। रितिका अंजलि को ताने देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रितिका अपनी सहेली की रिसेप्शन पार्टी में जा रही होती है। तभी, क्या बात है रितिका, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू करण। मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो कौन दिखेगा भला? मैं तो हूँ ही हुर की परी। हाँ, ये बात भी है। वैसे रितिका, मैं ये कह रहा था कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेली की पार्टी में चल सकता हूँ? आज मुझे फैक्ट्री से छुट्टी मिली है और उसी बहाने हम दोनों साथ में थोड़ा वक्त भी बिता सकते हैं। क्या? मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुझ जैसे गरीब और अनपढ़ आदमी को वहां इतने अमीर और पढ़े लिखे लोगों के बीच ले जाऊं। तुम्हारी टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर ही सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और फ्री फंड में मेरी भी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है रितिका, मैं नहीं आऊंगा। रितिका किसी को ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। एक दिन अंजलि को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। तभी, रितिका बहू, आज मेरी अंजलि को देखने के लिए अच्छे घर के लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत जतन करने के बाद ये रिश्ता मिला है हमें। हाँ तो क्या करूं मैं? नाचू गाऊं? नहीं नहीं बहू, तुझे वो मेकअप के बारे में बहुत जानकारी है ना, इसीलिए अंजलि को भी सजा दो ना अच्छे से। ये रिश्ता पक्का ही हो जाना चाहिए। अब अगले महीने की परीक्षा के बाद अंजलि की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। माँ जी, आप क्या बचपन में सिर के बल गिरी थी क्या? आप सोच भी कैसे सकती है कि मैं आपकी इस बदसूरत बेटी की मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी? और रही बात अंजलि का मेकअप करने की, तो इसके चेहरे पर चाहे दुनिया भर का मेकअप क्यों ना लगा लो, फिर भी इसका चेहरा वैसे का वैसा ही रहेगा, एकदम सांवला और बदसूरत। रितिका की बातें सुनकर अंजलि रोने लगती है। माँ, देखो ना भाभी क्या बोल रही है। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अरे सच ही तो कहा मैंने। और वैसे भी आप कोई उम्मीद मत रखिए कि अमीर लड़के वाले आपकी इस गरीब लड़की से शादी करेंगे। वो तो आपका फटीचर बेटा खुशकिस्मत था कि मैं उसके प्यार में पड़ी और हमारी शादी हो गई, वरना उसे भी कोई घास नहीं डालता। रितिका की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां पर करण आ जाता है। रितिका, ये सब तुम क्या कह रही हो? रोज रोज के तुम्हारे ताने सुनकर हम परेशान हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीर हो तो कुछ भी बोल सकती हो? रहने दे करण बेटा। नहीं माँ, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। और रितिका, तुम, अगर तुम्हें हम सबसे इतनी ही घिन है, इतनी ही परेशानी है मेरी गरीबी से, तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने से पहले यह घर मैं ही चलाता था और तुम्हारे जाने के बाद भी मैं चलाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं रहोगी तो क्या हम भूखे पैसे रहेंगे? तुम्हारी अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। क्या? हाँ, सही सुना तुमने, निकल जाओ। करण के मुंह से ये सब सुनकर रितिका चौंक जाती है, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि उसके पैसे के भरोसे ही सब लोग हैं।
करण, ये सब तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो प्लीज। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ करण। माफ करना रितिका, लेकिन प्यार अपनी जगह होता है और आत्मसम्मान अपनी जगह। तुमने मेरी माँ बहन का कुछ लिहाज नहीं किया। हर बार उन्हें ताने दे देकर उनका दिल दुखाया। उनका ही क्या, तुमने तो मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। हर रोज किसी ना किसी बात पर ताने देती रहती। तुम्हें मेरी और मेरी परिवार की इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी। और जो औरत मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता और ना ही कोई रिश्ता रख सकता हूँ। मुझे माफ कर दो करण। माँ जी, अंजलि, मैंने घमंड में आकर आप तीनों को बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी किसी को ताने नहीं दूंगी। आप लोगों का कभी दिल नहीं दुखाऊंगी और आप सबके साथ अच्छे से रहूंगी। आप सबकी इज्जत करूंगी। उस दिन बेईमान ही सही, करण रितिका की माफी स्वीकार कर उसे माफ कर देता है और फिर रितिका कुछ ही दिनों में सुधर जाती है और वह सबकी इज्जत करने लगती है।